हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो आपका टॉपिक नंबर 1.8 था वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर इससे आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग दे देंगे वैद्युत क्षेत्र। अगर आप चाहे तो मेरे साथ कॉपी लेके भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर जब बोर्ड भर जाएगा तो उस समय वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बाद में उसको नोट कर लीजिएगा। दोनों में से जैसे आपको सुविधाजनक लगे वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसको फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद नोट कर लीजिएगा। अभी सिर्फ ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे देंगे, टॉपिक नंबर 1.8 है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इसका इंग्लिश नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपके क्लास में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, कि अगर हमारे पास एक आवेश हो, अगर हमारे पास एक वैद्युत आवेश हो या फिर सीधे आवेश कहिए आवेश हो, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, एक एरिया बन जाता है, जिस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर हम लोग एक चुंबक रखें तो ये चुंबक क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द इसका एक यहाँ तक का क्षेत्र है, जहां तक अगर हम लोग किसी एक सिक्का को रखें तो इस सिक्का को ये आकर्षित कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पर रखे तो यहाँ पर आकर्षित नहीं कर पा रहा है, मतलब ये चुंबक के क्षेत्र से बाहर है, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए चुंबक हम यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ तक की चीजों को अपनी तरफ ये आकर्षित कर पा रहा है या प्रतिकर्षित कर पा रहा है, तो माना जाएगा कि यहाँ तक इस चुंबक का क्षेत्र है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार ऐसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक आवेश है तो आवेश के चारों तरफ हमारा एक क्षेत्र बन जाएगा, जहां तक की चीजों पर, जहां तक के दूसरे आवेशों पर ये बल लगा पाएगा, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल लगा पाएगा, उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसका परिभाषा। किसी एक, अगर आप चाहे तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं, किसी एक आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण इसके चारों तरफ, किसी एक आवेश के कारण इसके चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके चारों तरफ जो एक क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसमें, और जो वैद्युत क्षेत्र कहला रहा है मतलब उसमें, जिसमें एक दूसरे आवेश को, एक दूसरे आवेश को रखने पर, जिसमें एक दूसरे आवेश को रखने पर वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। ठीक है, किसी एक आवेश के कारण, मान लीजिए कोई एक आवेश है, धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है, इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। जहां तक ये जो हमारा क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र में अगर हम लोग कोई एक दूसरा आवेश को रखे कहीं भी, तो ये जो आवेश को रखेंगे वो अपने ऊपर बल महसूस करेगा, या तो उसके ऊपर आकर्षण बल लग रहा होगा या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए धन आवेश रखे हैं और यहाँ पर भी धन आवेश रखे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यहाँ पर ऋण आवेश रख दे तो इसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा, समझ रहे। मतलब अगर दोनों समान आवेश रखे तो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल, और दोनों विपरीत आवेश रखे तो उसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा। वही अब इसके स्टेटमेंट को समझिए। किसी एक आवेश के कारण, इस आवेश के कारण जो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, जिसमें मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे आवेश को रखने पर, इसमें अगर कोई एक दूसरा आवेश हम लोग रखते हैं तो वह अपने ऊपर, मतलब ये जो आवेश है अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब इसी, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, ये आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, अब इसी की तरह एक और छोटा सा टॉपिक हमको देखना है जो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ही है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता।
हेडिंग देंगे नीचे मेरे साथ, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका इंग्लिश नाम हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, देखिए नाम से ही क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र उसमें तीव्रता, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है उसके बारे में हमको विचार करना है। ऐसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक आवेश है, आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, अब इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि एक बार आवेश को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक, एक बार आवेश मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा बार आवेश यहाँ पर है, तीसरा बार आवेश मान लीजिए यहाँ पर है, और चौथा बार आवेश यहाँ पर है। अब आप चारों स्थिति को महसूस कीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इस पर, इस आवेश के कारण कुछ बल लग रहा होगा, मतलब इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसका कुछ तीव्रता इस पर प्रभावित कर रहा होगा इसको, इसके कारण इस पर कुछ बल लग रहा होगा, फिर इस पर भी कुछ बल लग रहा होगा, इस पर भी बल लगेगा और इस पर भी बल लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए चारों कंडीशन के बारे में कि सबसे अधिक बल किस पर लग रहा होगा, तो आप फटाक से कहेंगे जो सबसे नजदीक होगा उस पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। मतलब आप महसूस कर रहे हैं इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वो क्या है, ज्यादा है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इसको प्रभावित करेगा, थर्ड कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इसको प्रभावित करेगा, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इसको प्रभावित करेगा। समझ रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मापन हम लोग इसमें कर पाएंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में। ठीक, अब इसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहे तो उसको हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है, छोटा सा आवेश, जिसका नाम हम लोग Q0 दे दिए, और यहाँ पे जो आवेश है इसका नाम हम लोग कुछ Q दे दिए। तो जो हमारा मेन आवेश है, प्रमुख आवेश है Q, इसके कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसमें एक छोटा सा आवेश दे दिए, रख लिए हम लोग Q0, चेक करने के लिए कि इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मापन को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इस आवेश के कारण जो इस आवेश पर, इस इकाई आवेश पर जो हमारा बल लग रहा है, इस आवेश पर जो बल लग रहा है, इस बल के मापन को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले इसके परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। इसके परिभाषा को या फिर आप चाहे तो फिगर भी पहले बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मापन को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मापन को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक आवेश है यहाँ पर, इसके कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आवेश रखा हुआ है Q0, और ये जो आवेश उत्पन्न हो रहा है Q आवेश के कारण ये हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है, प्रति इकाई आवेश पर जो बल लग रहा है प्रमुख आवेश के कारण, इस बल के मापन को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। और जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है इसको हम लोग सूचित करते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको हम लोग E से लिखते हैं, E से। ठीक, और यहाँ पर हम लोग सदिश लगा देते हैं। सदिश इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा एक खास दिशा में है, इसके कारण इस दिशा में ऐसे जा रहा है। जबकि अगर सिर्फ वैद्युत क्षेत्र देखें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के कारण चारों तरफ जो हमारा क्षेत्र बनता है, तो चारों तरफ जो हमारा क्षेत्र देखिएगा इधर इधर इधर, इसका कोई खास दिशा नहीं है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का कोई खास दिशा नहीं होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर हम लोग देखें तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या है, एक खास दिशा है। समझ रहे हैं, इसी दिशा में हमारा बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा सदिश राशि है, और सदिश के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो परिभाषा हम लोग देखे हैं कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले
बल के मापन को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मापन को, मतलब जो हमारा बल लग रहा है किस पर लग रहा है, प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मापन को हम लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक फॉर्मूला हमको मिल गया। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F बटा में Q नॉट। अब इसका फिर हमको SI मात्रक और बीमा, ये दो चीज जानना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F बटा में Q नॉट, फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला पूछा रहेगा क्वेश्चन में, और ऑप्शन में F बटा Q नॉट रहेगा। या फिर कभी कभी सवाल इस तरह से भी आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बल का मान क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है, इस बल का मान अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा ये Q नॉट और इंटू E। मतलब वैद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है, इस बल का मान हो जाएगा F बराबर ये हमारा Q नॉट और गुना E, जहाँ पर ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ठीक, तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है F बटा Q नॉट। ठीक, अब इसी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला है, इसी को अगर हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा देंगे LIM। आप लोग में से जो लोग मैथ के विद्यार्थी है, लोग हो सकता है मैथ में पढ़े होंगे लिमिट, और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, या बाय वाले लोग नहीं पढ़े होंगे। तो लिमिट को हम लोग LIM से लिखेंगे, या फिर कहीं कहीं आपको LT लिखा हुआ मिलेगा, लिमिट, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो लिमिट जो हमारा Q नॉट है उसको लिखेंगे Q नॉट टेंड्स टू 0। अब ये लिखने का मतलब हुआ जो हमारा चार्ज Q नॉट का मान है, Q नॉट का मान बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। मतलब यहाँ जो आवेश हम लोग रखते हैं, ये आवेश हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, और बहुत छोटा लेने के पीछे का कारण होता है कि ये जो हमारा प्रमुख आवेश है, मेन आवेश, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें हम लोग इस आवेश को टेस्ट करने के लिए रखे हैं कि इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। मतलब इस बिंदु पर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना है। आप किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान यहाँ पे क्या है, कितना है। ठीक, जैसे पिछले बार हम लोग देखे थे ना, चारों कंडीशन यहाँ 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 इस तरह से करके हम लोग देखे थे कि यहाँ पे सबसे कम रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, उससे कम, उससे कम। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान भी हमारा घटेगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लोग मान निकाल रहे हैं। तो अब ये जो आवेश हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, अब आपके मन में ऐसा हो सकता है कि ये आवेश भी तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न करेगा। हम लोग जानते हैं कि आवेश के कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटा आवेश लेते हैं। जो आवेश वैद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न करे भी, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इसके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को प्रभावित नहीं कर सके। समझ रहे हैं? इसलिए ये जो आवेश लेते हैं हम लोग, जितना कम से कम हो सकता है, लगभग 0 के बराबर ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर हो जाएगा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और F बटा Q नॉट। कभी कभी आपको फॉर्मूला इस तरह से भी मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में, और कभी कभी फॉर्मूला इस तरह से भी मिल सकता है। तो दोनों फॉर्मूला को आप डालेंगे, दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो हमारा Q नॉट है, जो हमारा Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। ठीक, अब इसका हम लोग SI यूनिट, SI मात्रक और बीमा देखेंगे। इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं SI मात्रक। किसका SI मात्रक हमको देखना है? वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र का कहिए या फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का कहिए। तो SI मात्रक लिखने के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं? हर बार आप लोग सीखिए SI यूनिट कैसे निकालना है। हम लोग इसके फॉर्मूला का सहायता लेते हैं। फॉर्मूला है F बटा Q नॉट। तो F हमारा क्या है? बल है। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम्ब। न्यूटन प्रति कूलम्ब, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं मैं, न्यूटन और यहाँ पर प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब। और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं N/C। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर NC पावर -1 भी लिखा रहेगा, एक ही बात है, आप लोग जान रहे हैं इस चीज को। इसको अगर हम लोग चाहे तो N और C के पावर -1 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया हमारा SI मात्रक,
किसका, वैद्युत क्षेत्र कहिए या फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहिए, दोनों का। ठीक, फिर इसके बाद हमको इसका बीमा जानना है। इसका बीमा क्या होता है, किसका बीमा, वैद्युत क्षेत्र का या फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा। तो बीमा लिखने के लिए भी या तो हम लोग फॉर्मूला का हेल्प लेंगे या फिर हम लोग इसके एसआई मात्रक का सहायता लेंगे, दोनों में से किसी का सहायता ले सकते हैं। ठीक, तो अगर न्यूटन, अगर एसआई मात्रक से लिखना चाहिएगा तो न्यूटन हमारा किसका एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। और बल का हमारा बीमा क्या होता है, बल का बीमा आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बल का बीमा होता है ml के पावर -2। बल का बीमा होता है ml के पावर -2, ये आप हमेशा याद रखिएगा। उसका आवेश का बीमा आप लोग पहले से पढ़े हैं, आवेश के बीमा का भी पूरे 12th में बहुत बार इस्तेमाल होगा, तो आवेश का बीमा भी आप याद कर लेंगे AT। उम्मीद है बहुत सारे लोग को याद भी होगा। आवेश का बीमा होता है हमारा A और T। अब इसको जब एक साथ हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो M हमारा ऊपर है, ठीक, तो M को रहने दीजिए। फिर L हमारा ऊपर है, L भी है। अब A को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A का पावर -1 हो जाएगा। और फिर जब T को ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -2 पहले से ऊपर है, और एक और T को ऊपर ले जाइएगा तो T का पावर हो जाएगा -3। नीचे से T हमारा प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। और ये A का पावर -1 को आप बाद में लिखे या पहले लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, मतलब बीच से रोक दीजिए और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। स्क्रीनशॉट फटाक से थोड़ा सा लेने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कि जल्दी जल्दी हमारा काम चलते रहेगा, ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। तो बीमा और एसआई मात्रक ये दोनों आपका 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार आप देखिएगा कि आपका बीमा और एसआई मात्रक पूछे रहेगा, है ना। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। Q0 कौन सा आवेश है, बहुत छोटा सा आवेश है। इसका नाम हम लोग देते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो हमारा बहुत छोटा है, धन आवेश है, और इसका नाम हम लोग टेस्ट चार्ज देते हैं। टेस्ट चार्ज इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, कि इस पे हम लोग को टेस्ट करना है कि इसके कारण इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, समझ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है हम टेस्ट चार्ज। ठीक, अब इसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग उस चीज को अच्छे से समझेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लिए हैं। अब नया हेडिंग हम लोग डालेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र भी आप सीधे लिख सकते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको फाइंड करना है किसके कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर बना के इसको समझते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, एक आवेश है, एक यहाँ पे आप धन आवेश भी ले सकते हैं या फिर ऋण आवेश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक धन आवेश ले रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, समझ रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि इसके चारों तरफ ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब ये जो हमारा आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इसका नाम मान लेते हैं कि हम लोग कुछ Q है। ये बिंदु आवेश के कारण चारों तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर भी एक हमारा छोटा सा आवेश Q0 है,
इस Q0 के ऊपर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना अप्लाई हो रहा है, इस आवेश के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना लग रहा है, उसका मान हमको निकालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले ये जो हमारा प्रमुख आवेश है, जो मेन आवेश है Q, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर, मान लीजिए कि इससे r दूरी पर एक छोटा सा धन आवेश रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। परीक्षा चार्ज हिंदी बोलने में थोड़ा सा खराब लगता है, टेस्ट चार्ज ही रहने दीजिए। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब कि इस पर टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको रखे हुए हैं, ठीक, कि इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है। अब कूलॉम के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दो आवेश रहेगा तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएगा, तो ये जो इस पर बल लगा रहा है, इस बल का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। F कूलॉम के नियम से फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुना मान लीजिए इसका मान Q1, अगर इसका मान Q2 हो तो Q1 गुना Q2, बटा मान लीजिए दोनों के बीच का दूरी अगर r हो तो r², ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। इसी तरह का स्थिति यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है। एक आवेश हमारा क्या है, Q1 के बदले हमारे पास क्या है, Q, और दूसरा आवेश क्या है हमारे पास, Q0। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 के बदले हमारे पास है Q, और Q2 के बदले है हमारे पास Q0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बट्टा r²। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा बल का, कि इस आवेश के कारण जो इस आवेश पे बल लग रहा है, मान लेते हैं बल है हमारा F, ठीक। अब इसको हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि यहाँ पर परिस्थिति क्या है। माना कि सबसे पहले हम लोग जब भी इस तरह का स्थिति को हम लोग देखेंगे, जब भी हमको फिगर बनाना होगा, उस फिगर को हम लोग पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। माना कि एक बिंदु आवेश Q के कारण, माना कि एक बिंदु आवेश Q के कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग समझेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगा अपने भाषा में बना के लिखिएगा। इसको रटने का कोई जरूरत नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको अपने भाषा में फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है, एक बिंदु आवेश Q है, जिसके कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसमें हमको क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है, जो कहां पर, इससे r दूरी पर है। अब आगे हम लोग लिखेंगे, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, पता करना है, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, जो जिसके कारण, मतलब किसके कारण, ये जो हमारा बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है, जो कहां पर, मूल आवेश से r बिंदु पर, r दूरी पर है, या फिर Q आवेश से r दूरी पर है, जो Q आवेश से या आवेश Q से r दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, ठीक। अब जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वो कहां पर है, इस आवेश से r दूरी पर स्थित है, ठीक है। उम्मीद है इसमें जो भी बात हम लोग समझे थे उस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब कूलॉम, अब यहाँ पर जो बल लग रहा है Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर, इसको अगर हम लोग कूलॉम के नियम की सहायता से लिखना चाहे, इसको हम लोग नीचे से पैराग्राफ बदल के लिखते हैं, Q0 आवेश पर, या फिर टेस्ट आवेश पर भी आप बोल सकते हैं, है ना। Q0 आवेश पर प्रमुख आवेश, जो हमारा प्रमुख आवेश है वो कौन है,
Q, प्रमुख आवेश Q के कारण लगने वाला बल किसके कारण? कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार। आप लोग कूलॉम का नियम पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा। कूलॉम के नियमानुसार जो बल लग रहा है इस पर, इस बल का मान अगर हम लोग लिखना चाहें तो बल का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक आवेश है हमारा Q, Q1 के बदले एक आवेश है हमारा Q, और दूसरा आवेश Q2 के बदले है हमारे पास Q0। यहाँ पर Q1 गुना Q2 होना चाहिए, तो Q1 के बदले Q है और Q2 के बदले है हमारे पास Q0। Q इंटू Q0 और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर। ये हमारा बल का मान निकल गया किसके अनुसार? कूलॉम के नियमानुसार। और अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का डिफिनीशन भी देखे थे और फॉर्मूला भी पढ़े थे। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग उसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिभाषा अनुसार जो उसका परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, उस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिभाषा के अनुसार जो हमारा मान है, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान था E बराबर कितना था? F बटा Q0। यह फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F बटा Q0। और जो बल का मान है, वो बल का मान F का मान हमको यहाँ से ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम लोग चाहें तो इस F के मान को इसमें हम लोग रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। उसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, नीचे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में किसका मान? F का मान रखने पर, और समीकरण 1 में F का मान डाल दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा? F बटा में Q0 है, तो F का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक है हमारा Q और गुना दूसरा है हमारा Q0 बटा R स्क्वायर। टोटल को हमको भाग देना है किससे? Q0 से। इसको हमको भाग देना है Q0 से। अब उम्मीद है आप लोग इसको भाग आसानी से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बट्टा इतना है और नीचे ये है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं कि 1 है, तो 1 जाके घूम के ऊपर गुना हो जाएगा और Q0 से नीचे गुना हो जाएगा। तो Q0 से जब नीचे गुना हो जाएगा तो Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो उतना हम लोग नहीं करते हैं और यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो गया। अब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, उसको हम थोड़ा सा इधर घेरा लगा लेते हैं और बाकी चीजों को इधर लिखेंगे, है ना। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर, जो फॉर्मूला हमको फाइनली मिलेगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर Q बचा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। मतलब इसमें दो, जो हम लोग बल पढ़े थे उसमें 2 आवेश रहता था, Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर, इसमें एक ही आवेश रहेगा Q बटा R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। और यहाँ पर वही Q रहेगा जो हमारा मेन आवेश है, जो हमारा प्रमुख आवेश है, उस प्रमुख आवेश को ही सिर्फ हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं वीडियो को पॉज करके। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं, पहला चीज कि हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो एक आवेश के कारण उसके चारों तरफ जो हमारा क्षेत्र बन रहा है वो वैद्युत क्षेत्र है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण जो चारों तरफ हमारा क्षेत्र बन रहा है,
इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए इसके कारण इतना दूर हमारा क्षेत्र बना हुआ है। अब इस क्षेत्र में यहाँ पर हमको पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना है, तो हम लोग पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब यहाँ पर पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना है, वो भी पता कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़े थे कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मापन को, कि प्रति इकाई आवेश पर जो इस आवेश के कारण बल लग रहा है इसके मापन को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q0। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग अब देखे हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं कि एक बिंदु आवेश Q मान लिए हैं जिसके कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है जो Q आवेश से R दूरी पर है। ठीक, फिर इस Q0 आवेश, ये जो हमारा Q0 आवेश है इसके ऊपर इस Q आवेश के कारण एक बल लग रहा है इस दिशा में। इस बल का मान हम लोग निकाल दिए हैं कूलॉम के नियमानुसार 1/4/ε0 गुना एक आवेश गुना दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो एक आवेश हमारा Q है, दूसरा आवेश हमारा Q0 है, और बटा दोनों के बीच का दूरी कितना है R, तो R का स्क्वायर। अब इसके परिभाषा अनुसार जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा हम लोग देखे हैं, इसके अनुसार हम लोग क्या देखे हैं, E बराबर F/Q0। अब इस समीकरण 1 में हम लोग F का मान डाल दिए हैं। अब समीकरण 1 में F का मान जो हम लोग रखे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करने का मिल गया है E बराबर 1/4πε0 Q/R²। एक बार हम रिपीट कर दिए हैं कि अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो दूर हो गया होगा। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझे हैं, और नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि बहुल आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है उसका मान क्या होगा, या फिर उसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र के लिए, इससे पहले हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे, जो बल लग रहा था बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर, उस बल के लिए हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होने के कारण। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। जो हमारा वैद्युत आवेश है इससे हमारा बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है, तो इस जो रेखा निकल रहा है चारों तरफ, इस रेखा का क्या क्या गुण है उस गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस 2 टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हर क्लास में आप लोग ऐसे ही करेंगे, जैसे ही बोर्ड भरेगा, बोर्ड भरने के बाद हम बोर्ड पर से हट जाएंगे थोड़े समय के लिए, और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बीच में से रोक देंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बीच में से रोक के, और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर वीडियो को ऑन करके आगे की तरफ क्लास करने लगिएगा, आगे क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए वीडियो को रोकिएगा, और स्क्रीनशॉट लेके और फिर आगे क्लास कंटिन्यू करने लगिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।